बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने दोस्त अहबाब, अपने अजीज़ व क़ारिब, अपनी फैमिलीज़, अपने बाल बच्चों और अपने रिश्तेदारों के साथ बख़ैर व आफ़ियत होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और उन खुशियों को तादेर सलामत रखे। आमीन। हमारे आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आप हमारे चैनल को लाइक करें और अगर आप कुछ कमेंट्स देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि फर्दर उन सब कमेंट्स का आपको जवाब दिया जाए। शुक्रिया। मेरा आज का वीडियो कल के उस वीडियो का तसलसल है जो मैंने कल अपलोड किया था और उस वक्त DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और मैंने ये कहा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम आएगा, जो नतीजा आएगा, उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। उस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की थी, कुछ गुजारिशात की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो DGISPR कर रहे थे और उस वक्त तक जो इतलात सामने आई थी उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था। लेकिन उस वक्त तक अपने फ़ौजी ऑफिसर्स के बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की या वो कार्रवाई पेंडिंग है, अभी तक उनका जिक्र ही हो रहा था लेकिन उनका आउटकम सामने नहीं आया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर इस चीज़ का उन्होंने आगाही दी कि वो जो उनके अंदरूनी तौर पर जो फ़ौज अपना मुहासबा कर रही थी, जिसको खुद एहतसाबी कहते हैं, उस खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल हो चुका है। मैंने कहा था कि शायद 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते इसमें लगेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर उन्होंने बताया कि ये खुद एहतसाबी फ़ौज ने अपने इदारे के एहतसाब जो किया है, खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल हो चुका है और उसमें जिन जिन को सज़ाएँ देनी थी उनको सज़ाएँ भी मिल चुकी हैं और उनको पेनलाइज भी कर दिया गया है, जिनको उससे जॉब से बर्खास्त नहीं किया गया। उसमें हतमी जो फिगर उन्होंने दिया था उसमें यह है कि 3 जनरल, उनमें से 1 लेफ्टिनेंट जनरल और 7 ब्रिगेडियर शामिल हैं कि जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और उसमें जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो था वो किया गया, उनके बारे में इंक्वायरी की गई। कोर्ट में उनकी अपनी तरीक़ाकार होता है फ़ौज का और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो सिफारिशात थीं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन सिफारिशात के मुताबिक उनको सज़ाएँ दे दी गई हैं। उनमें से 1 लेफ्टिनेंट जनरल साहब है जो 3 स्टार जनरल होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है, अगरचे कि उन्होंने अपने इन ऑफिसर्स के नाम नहीं बताए क्योंकि ये एक अपने इदारे का सीक्रेट होता है, लेकिन नाम ना बताने के बावजूद भी जो शवाहिद है, जो इशारे हैं, वो कोर कमांडर लाहौर की तरफ जा रहे हैं कि कोर कमांडर लाहौर को कोर्ट मार्शल के बाद मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया है। अब उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इस कार्रवाई का मकसद ये नहीं है कि वो उन्होंने मेंशन तो नहीं किया लेकिन उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि इस कार्रवाई का मकसद ये नहीं कि ये अफसर जो थे वो उसमें शामिल थे, कि वो इस जलाओ घिराव में उसकी साजिश में शामिल थे, लेकिन उसमें यह भी है कि उन्होंने अपनी तनसीबात की हिफाजत क्यों नहीं की, उन्होंने बर वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया कि जिसकी वजह से उन तनसीबात की हिफाजत की जा सकती थी। तो ये एक्शन ना लेना भी जो है वो बज़ात खुद फ़ौज की ज़बान में एक नाअहली के ज़ुमरे में आता है और इसलिए उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। और फिर कोर कमांडर साहब जो लाहौर के थे उनके बारे में तो ये उसी वक्त भी बातचीत सामने जो आई थी, जो ख्यालात सामने आए थे आला क़यादत के, उसमें यह था कि जिस वक्त ये हमला किया गया था ग़ालिबन 3 बजे के कुछ बाद का टाइम था और हालात के मद्देनज़र उस वक्त कोर कमांडर साहब को अपने ऑफिस में होना चाहिए था, अपनी जो उनकी ड्यूटीज़ है वो सर अंजाम दे रहे होते, लेकिन वो घर में बड़े ही रिलैक्स माहौल में थे। उन्होंने यूनिफॉर्म भी उतारी हुई थी और अपने सिविल कपड़ों में थे। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ऑफिस से अपने घर काफ़ी देर पहले के पहुंच चुके थे। तो ये भी
ایک تعدیبی کارروائی کا جو ہے نا وہ ایک بہانہ بنتا ہے کہ وہ آفس میں ہونے کی بجائے گھر میں کیا کر رہے تھے جب یہ وہاں پر جو تقریب کا جو تھا یا انتشار پسند جو تھے وہاں پر ان کے گھر پر آئے اور انہوں نے آگ اور گھراؤ جلاؤ کیا. تو اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی ہے کہ کل انہوں نے اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب میں کئی جوابات دیے, کئی جوابات جو اس میں تشنگی رہ گئی. انہوں نے ان کے نام نہیں بتائے اور نہ ہی انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ان کی سزائیں کیا کیا ان کو دی گئی ہیں. کیا سب کو ملازمت سے برخاست کیا گیا ہے یا کچھ کو ڈیموٹ کیا گیا ہے یا کچھ کو جو ہے نا وہ کاغذی طور پر جو ہے نا وارننگ وغیرہ ایڈمانش یا سیویئر وارننگ دی جاتی ہے وہ دی گئی ہے. لیکن جو کور کمانڈر لاہور ہیں اس کے بارے میں تو 100% کنفرمیشن ہے کہ ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے, کیونکہ اتنے اعلیٰ درجے کا افسر اور وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے کوئی کارروائی نہ کرا سکے یا اس پر کوئی ایکشن نہ لے سکے تو اس میں کسی قسم کی عذر قابل قبول نہیں تھا. اب یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی ذہن میں آتی ہیں کہ یہ جو ہے ہمارا پاکستان کی ملٹری جو ہے, پاکستان کی آرمی ہے, اس کا شعار تو نہیں ہے. 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی فوج میں کسی قسم کی کوئی بغاوت اس طرح کی نہیں ہوئی. ہاں ایک شاید واقعہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی ہوا تھا جس میں 2-3 افسر تھے, زیادہ نہیں تھے. ان کو جو ہے نا وہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کر کے ان کو سزا دے دی گئی تھی کہ وہ شاید کوئی میوٹنی کا پروگرام بنا رہے تھے, مگر پریکٹیکلی ابھی تک وہ میوٹنی یا بغاوت ہوئی نہیں تھی, وہ صرف پروگرام بنا رہے تھے. مگر یہاں پر تو پریکٹیکلی یہ سب کچھ ہو گیا. تو یہ ہماری فوج کا شعار نہیں ہے. تو پھر ایسا کیوں کر ہوا؟ اگر ہماری ہسٹری دیکھی جائے آرمی کی تو ہماری آرمی کی ہسٹری میں بغاوت یا میوٹنی کا کوئی تصور نہیں ہے اور آج تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری اعلیٰ قیادت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر کار اس طرح کے جراثیم ہمارے افسروں کے ذہن میں کہاں سے در آئے اور کیوں کر آئے. کیا ہماری تربیت کا جو معیار ہے اس میں کوئی کمی رہ رہی ہے یا ہماری جو ہے فوج کی سیاست میں دخل اندازی کی وجہ سے یہ چیزیں دوسرے افسر اور دوسرے فوجیوں کے دماغوں میں بھی آ رہی ہیں کہ جب ہماری اعلیٰ قیادت سیاست میں حصہ لے سکتی ہے تو ہم کسی کے حامی کیوں نہیں ہو سکتے. دونوں صورتوں میں یہ خطرناک رجحان ہے اور ہمارے آرمی کے جو اعلیٰ افسران ہیں, جو ہماری آرمی کی قیادت ہے, ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. پھر ایک اور بھی شنید ہے, اس کے بارے میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ 1111 بریگیڈ جو ہے اس کے جو کمانڈنٹ ہیں شاید ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اور یہ ایک عام بات نہیں ہے کیونکہ یہ بریگیڈ جو 111 ہے یہ کوئی عام بریگیڈ نہیں ہے. یہ بریگیڈ خاص ہے, پاکستان آرمی کی ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے آرمی کے اندر, اور یہ بریگیڈ پنڈی میں تعینات ہے. اور یہ وہی بریگیڈ تھی کہ جس نے جنرل مشرف صاحب کے حمایت میں آرمی یہ وزیر اعظم ہاؤس ٹیک اوور کیا تھا اور نواز شریف صاحب کو اریسٹ کیا تھا. اور اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں دارالحکومت میں یا پنڈی میں جو بھی اس قسم کی کوئی واقعات رونما ہوتے ہیں تو یہ بریگیڈ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. اور اس بریگیڈ کے جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر کلی انحصار کیا جا سکتا ہے اور جن پر پورا 100% بھروسہ ہوتا ہے. یہ تو تھی آرمی کی. اچھا, اب یہ آرمی نے اپنے خلاف خود احتسابی کا عمل کر کے جو دوسرا پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے اپنا ڈائریکٹ DGISPR نے جو باتیں کی اس کے مطابق انہوں نے کسی جماعت کا نام نہیں لیا. اپنی پوری گفتگو کے اندر وہ اشارے کلامے میں بات کرتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جس سے یہ امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی اور جا کر جو ہے نا وہ آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرے گی. اب انہوں نے یہ بھی اس میں 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ یہ جو پلاننگ کی گئی تھی کیا یہ حملہ کرنے کی پلاننگ تھی کہ آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا جائے گا یا صرف یہ تھی کہ ان کے سامنے احتجاج کیا جائے گا. اب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر احتجاج کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور جو کراؤڈ ہوتا ہے, جو مجمع ہوتا ہے, وہ بہت چارج ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی بھی بندہ ہلکی سی, یعنی کہ یہ وہی ہوتی ہے کہ جو چنگاری ہوتی ہے اور اس کے اوپر تیل ڈال دیا جائے تو پھر وہ شعلہ بن جاتی ہے. تو اسی طرح جب اتنا غم و غصہ ہو اور لوگ اتنے چارج ہوں کہ وہ وہاں پر کہیں پر احتجاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی
बीच में हल्का सा भी नारा लगा देता है, या हल्का सा भी कोई बंदा खुद हरकत करके आग लगाने के लिए कोई चीज़ फेंक देता है, कोई पेट्रोल पम्प फेंक दिया, कोई बोतल फेंक दी, कोई मिट्टी का तेल फेंक दिया और उसको आग लगा दी, तो फिर उसके बाद पूरा मजमा जो है वो भेड़ चाल की तरह उसके पीछे चल पड़ता है और वो वही कच करता है जो किसी एक ने किया है। तो अब सोचने की बात ये भी है, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि क्या ये PTI को पूरा इल्ज़ाम देना चाहिए या इसकी तहकीकात भी होगी कि शायद ये जो चीज़ है ये मजमे में किसी ने इस तरह की हरकत की और उसका नतीजा जो है जो आज हम सब के सामने है, जिसका नतीजा PTI भी भुगत रही है, उसके बानी भी भुगत रहे हैं, उसके लीडरान भी भुगत रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो बात थी वो ये थी कि एक सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है कि हाई कोर्ट से खबर आई है कि जनाब इमरान साहब उस दिन कल की बात है कि वो वहाँ पर कोर्ट में पेश हुए, और जिस वक्त वो कोर्ट में पेश हुए तो उसी वक्त ही खदीजा शाह भी वहाँ पर कोर्ट में पहुँची हुई थी, उनकी भी पेशी थी, उनको भी पेश किया गया था शायद अपनी ज़मानत के सिलसिले में। और जब उन्होंने इमरान खान का सुना तो वो इमरान खान को मिलने के लिए आगे बढ़ी, उन्होंने आंसू बहते हुए आंखों के साथ इमरान खान को अस्सलाम वालेकुम कहा, उनको सलाम किया, लेकिन इमरान साहब ने उनको इग्नोर कर दिया। ये कुछ अखबारी नुमाइंदे जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी खबर है, इसके बारे में मुझे तस्दीक या तब्दील की बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अखबारी नुमाइंदों का बयान है ये कि ऐसा हुआ है। इमरान खान ने खदीजा शाह को टोटली इग्नोर कर दिया और उनकी तरफ किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी। अगर ये वाकई ऐसा हुआ है तो इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो खातून जो है वो इमरान की मोहब्बत इमरानिया में ही मुब्तला होकर इस हाल तक पहुंची हुई है कि उन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन से कुर्बान कर दिया और जेल में तक पहुंची हुई है। और इमरान साहब अगर उनके लीडर के तौर पर उसकी अशोई भी नहीं कर सकते, उसको तसल्ली भी नहीं दे सकते, तो फिर ऐसे लीडर को लीडर रहने का कोई हक नहीं है। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। अच्छा, अब जो बात हो रही थी उन अफसर्स की, उसमें जनाब DGI SPR साहब ने यह भी बताया कि ये सिर्फ कुछ वाक़यात हैं जो मीडिया में रिपोर्ट हुए, जिनके बारे में हम जानते हैं। एक GHQ का वाक़या है, एक कोर कमांडर हाउस का वाक़या है, एक कुछ यादगारों का वाक़या जो शोधा की यादगारें थी, और एक मियाँ वाली एयरबेस का वाक़या जहाँ पर MM आलम साहब का जो यादगारी जहाज़ था उसको जला दिया गया, और एक फैसलाबाद में ISI के दफ्तर के ऊपर हमला करने का वाक़या। ये तो कुछ वाक़यात हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया है कि टोटल जो थे वो आर्मी की 200 तनसीबात हैं, 200 सेंसिटिव प्लेसेस थे जहाँ पर हमला किया गया, जहाँ पर दहशतगर्दी की गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर 200 प्लेसेस थे तो फिर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाकई जो है ना एक मिली भगत थी, एक साजिश थी, और उस साजिश का ताने बने अब कहाँ बुने गए, कहाँ से उनकी डोरियाँ हिलाई गई दहशतगर्दों की, इस चीज़ का फैसला होना भी बाकी है। क्योंकि अखबारी नुमाइंदों के सवाल के जवाब में DGI SPR ने किसी का वाज़ेह तौर पर नाम नहीं लिया, और उन्होंने इस चीज़ का भी कोई जवाब नहीं दिया कि इस साजिश के पीछे कौन था या किसने ये साजिश तैयार की। आमतौर पर यही सोचा जाता है इमरान साहब खुद इस साजिश के पीछे थे, लेकिन उन्होंने इमरान का नाम नहीं लिया और ना ही PTI का नाम लिया। लेकिन इशारे बहरहाल ये है कि PTI की क़यादत की तरफ ही जा रहे हैं। आप देखें आगे क्या होता है, मगर इस बारे में उन्होंने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया कि किसी किस्म की रू रियायत किसी से नहीं बरती जाएगी। हम ज़रा धीमे अंदाज में इसलिए चल रहे थे कि हम पहले अपना घर साफ़ करना चाह रहे थे, अंदरूनी तौर पर जो खलफशार था आर्मी का उसको साफ़ करना चाह रहे थे। हम खुद एहतसाबी के अमल से गुजर रहे थे, और अब वो खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ ध्यान देंगे। और अभी भी उन्होंने ये कहा कि इस मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के लिए जो है ना 200 आदमियों को नामजद किया गया है, और उन 200 आदमियों पर मुकदमा जो है ना चलाए जाएंगे। मुकदमा ज़ेर गौर हैं। अब ना उन्होंने ये कहा कि चलाए जा रहे हैं, ना उन्होंने ये कहा कि चलाए शुरू हो चुके हैं, मुकदमा ट्रायल शुरू हो चुके हैं। इसके बारे में अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी तरफ जो है वो इन खबरों के बाद कल जो आर्मी की ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद इंडिया जो है वहाँ पर खुशियों के शादियाने बाज रहे हैं, और उनके मीडिया ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है कि ये आपको एक बात बताएं, आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये 3 स्टार 2 स्टार जो जनरल होते हैं ये इतनी आसानी से नहीं बन जाते। ये बहुत ही डेडिकेटेड किस्म के अफसर होते हैं, और ये बहुत ही छान भटक के बाद और बहुत ही कुर्बानियाँ दे के और बहुत ही सख्त ट्रेनिंग के मराहल तय करने के बाद इस ओहदे तक पहुँचते हैं। और एक लेफ्टिनेंट जनरल या एक मेजर जनरल या एक ब्रिगेडियर को अगर आप सजा देते हैं और उसको नौकरी से निकाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आर्मी को कम से कम 50 साल पीछे कर दिया है। ये एक हादसा पहले सानिया रूनुमा हुआ था जब ज़िया साहब का जहाज़ क्रैश हुआ था, जिसमें ज़िया साहब शहीद हुए थे, और उनके साथ पाकिस्तान की पूरी टॉप ब्रास और पूरी क्रीम जो है ना वो शहीद हो गई थी, और उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। और अभी तक जो है ना हम अपने उस जख्म से संभल नहीं पाए थे कि अब ये दूसरा जख्म जो हमें लगा दिया गया है। तो ये इतने अफसरों का
جو ہے نا یہ کورٹ مارشل ہونا، ان کا ٹرائل ہونا، اور ان کے بعد اگر ان کو نوکری سے برخاست کر دیا جائے تو یہ کسی طرح بھی ایک تازیانے سے کام نہیں ہے، کسی طرح بھی یہ ایک بہت بڑے جھٹکے سے کام نہیں ہے، اور اس سے ہماری ملٹری اور ہمارے ملک کی ترقی اور ہماری فوج کی ترقی کم از کم پیچھے 50 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کے بارے میں بھی ہمارے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، جو ملٹری کی قیادت ہے، جو سول کی قیادت ہے، ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور وہ اس چیز پر غور کریں اور اس چیز کا کوئی ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ آئندہ اس طرح کی نوبت پیش نہ آئے اور دشمنوں کو جو ہے نا خوشیاں منانے کا موقع نہ مل سکے، اور نہ ہی ملک جو ہے نا ہمارا تنزلی کے دہانے کی طرف جائے۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ یا زندہ صحبت باقی، تو کل کے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم اور خدا حافظ۔ شکریہ۔